हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के इस लेक्चर में लेके क्या आए हो आप? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात आज होगी। सर इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आज 5 से लेकर 7 तक की बात होगी। अच्छा ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, लेकिन सर उससे भी पहले आप हमें कुछ चीजें बताइए। मैंने बोला क्या बताऊं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है, निकाल लेंगे। बोले सर ठीक है निकाल तो लेंगे, लेकिन सर आप हमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा दीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई, रिवीजन करवा देता हूं। जब हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शुरू किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, फिर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, फिर इक्वेशंस पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने पेयर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? ग्राफिकल मेथड देखा। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने ये समझा कि अगर आपके पास इक्वेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो वहां पर आपका केस कौन सा बनता है? इंटरसेक्टिंग का बनता है। और इंटरसेक्टिंग आपको हमेशा कैसा सोल्यूशन देगा? यूनिक सोल्यूशन देगा या फिर वन सोल्यूशन देगा। और क्योंकि वो एक सोल्यूशन दे रहा है, एटलीस्ट एक सोल्यूशन दे रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है सर, एक केस तो ये समझ में आ गया। सर लिख देंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल लिख दूंगा यार। क्या होता था ना, ग्राफ बनाना हमें बहुत मुश्किल पड़ता था, इसलिए हम लोग सीधा सीधा क्या लिख देते थे? हम लोग कंपेयर करते थे कोफिशिएंट को। ठीक है सर। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था? तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है सर। सर हम लोग क्या करते थे? ये दो इक्वेशन हमें देता था, अब इन्हीं दो इक्वेशन का हम लोग क्या करते थे? ग्राफ बनाते थे, और उसको हम लोग बोलते थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन सर दिक्कत ये थी कि ग्राफ बनाना सर बहुत ज्यादा लंबा मेथड हो जाता था। ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा लंबा मेथड हो जाता था, तो फिर हमने इसमें भी एक रास्ता निकाला कि कंपेयर करना सीखे हम लोग रेशियोज को। कौन से सर? कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना सीखे, रेशियोज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट। यहां पर आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल के हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं? कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया तो हमारे पास 3 केस अराइज हुए। 3 केस कौन से थे सर? वो पहला केस समझो सर। पहला केस हमसे बोल रहा था कि भैया अगर आपके पास रेशियोज को कंपेयर करते टाइम a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर b1/b2 हुआ, इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हुआ, तो आप ऐसी दोनों इक्वेशंस को क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे कि भैया ये ग्राफ पे कैसी लाइन बनाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी। कैसी लाइंस बनाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी। ठीक है सर, मस्त तरीके से आप रिवाइज करवा दे तो बढ़िया तरीके से। मैंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को रिवाइज नहीं करवाऊंगा तो फिर किसको रिवाइज करूंगा? मैं खुद करूंगा क्या? नहीं सर। ठीक है सर। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब आप खुद सोचो, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो टकराएंगी। अब एक पॉइंट पे अगर वो टकरा रही है, मतलब उनका क्या है भैया? एक सोल्यूशन तो है। जिस पॉइंट पे वो टकराएंगी ना, वहां पर आपके पास एक सोल्यूशन तो होगा, है ना? एटलीस्ट एक सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है कि उस पॉइंट की मदद से आप x और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो उस पॉइंट की मदद से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बेसिकली यहां पे पूरे चैप्टर में चलता क्या है?
बेसिकली यहाँ पे पूरे चैप्टर में चलता है कि भैया वैल्यू निकाल के दो आप लोग वेरिएबल की, तो वैल्यू का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यूज, और वैल्यू का मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट रहा, जैसे एक्स वाई ऊपर और नीचे दोनों आपके साइमल्टेनियस होंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज कि यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल होंगे ना दोनों इक्वेशन में वो सेम होंगे। ऊपर भी एक्स और वाई तो नीचे भी एक्स और वाई, सर जरूरी नहीं है ऊपर u और v होंगे तो नीचे भी u और v होंगे, ये पक्का। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली इक्वेशन में वेरिएबल u और v है और नीचे वाली इक्वेशन में वेरिएबल x और y, ऐसा नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास एक पॉइंट से दो लाइन पास होंगी और उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। तो क्योंकि सर इनका कैसा सॉल्यूशन जा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन जा रहा है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन जा रहा है। और सर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, और ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और सर ये कैसे होते हैं सर, तो क्योंकि यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। अब कंसिस्टेंट का मतलब समझो आप लोग, देखो किसका मतलब समझो, कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कि जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा ना, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शो करेगा। अब देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या बोल रहा हूं भैया, कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहां पर एक सॉल्यूशन आ रहा है ना, एक ही सॉल्यूशन है, मतलब एटलीस्ट एक तो आ रहा है ना, तो आप क्या बोल दोगे कि ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहां पर मैं क्या वर्ड यूज कर दूंगा, कंसिस्टेंट, ठीक है सर। अब देखो ये बात तो खत्म हो गई सर, एक की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब सर कभी होता भी तो ऐसा है ना सर कि तीन तरीके से ग्राफ बनता है हमारा। आपने बताया था सर इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे तब भी आपने बताया था कि कोई भी दो इक्वेशन की दो स्ट्रेट लाइन होंगी, और वो दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्ट होंगी, या तो पैरेलल होंगी, और या तो फिर एक दूसरे को क्या करेगी, ऐसे ओवरलैप में क्यों कर क्यों नहीं पा रहा हूं यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक लाइन अगर ऐसी जाएगी तो दूसरी बिल्कुल 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 क्या जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ठीक है, इसी के कहा जाएगी भैया साथ साथ जाएगी। तो ऐसी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसी दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोल देंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना, ठीक है सर। तो सर बेसिकली यहां पर कितनी कंडीशंस होंगी, तीन कंडीशन होंगी। इंटरसेक्टिंग की तो हमने देख ली, इंटरसेक्टिंग लाइंस की तो हमने देख ली। अब सर आप पैरेलल की बता दीजिए, तो मैंने बोला पैरेलल की या कोइंसिडेंट की, हाँ सर दोनों की बता दीजिए, ठीक है भैया। तो पहले कोइंसिडेंट की समझ लो, पहले आप लोग कोइंसिडेंट की समझ लो। आ जाओ एक बढ़िया सा मस्त सा पेन लेते हैं आप लोगों के लिए, चलो। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये हो गई किसकी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की। अब a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 के, और अगर वो भी बराबर है c1/c2 के, तो आप बोल देते हो कि यहां पर जो आपकी ग्राफ में इक्वेशंस की लाइन बनेगी ना, दो इक्वेशन दो लाइन, तो वहां पर आपकी लाइंस बनेगी कोइंसिडेंट, ऐसा वाला है ना। कैसी बनेगी भैया, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी बनती है, मैंने बता दिया सर, बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब कोइंसिडेंट लाइंस कैसे सॉल्यूशन देगी, देखो यहां पर जितने भी पॉइंट आपके ये वाले कलर के हैं उतने ही पॉइंट आपके व्हाइट कलर के। तो देखो अब यहां पर ये इधर टकरा रही है, इधर टकरा रही है, इधर 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 इधर, और तो सर ये लाइन तो जाती जा रही है, ये भी जाती जा रही है, तो ये व्हाइट भी जाती जाएगी, ये भी जाती जाएगी। मतलब सर यहां पर सोल्यूशन कितने होंगे, सर देखो अभी तक तो हम लोगों ने, सर गिनने का मन नहीं कर रहा, बहुत सारे सोल्यूशन लग रहे हैं सर, तो मैंने बोला अभी तो और जाती जा रही है वो, तो और सोल्यूशन, मतलब सर यहां पर सिंपल सी बात, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो सर हम लोग लिख रहे हैं यहां पर बहुत सारे सोल्यूशन। अरे बहुत सारे सोल्यूशन तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोले सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है।
इनके सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है सर। और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमें क्या देगा, देखो एक बात समझो, मैं आपके घर पे आया, मैंने बोला कि मैं एटलीस्ट एक रोटी खाऊंगा, मैं एटलीस्ट एक रोटी खाऊंगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक रोटी खाऊंगा मैं। अब आप दूसरी लाओगे तो मैं मना करूंगा क्या, नहीं सर। तो यहां पर आपको पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। आप तीसरी लाओगे तो मैं मना करूंगा क्या, नहीं। आप चौथी लाओगे तो मैं मना करूंगा क्या, हाँ। मतलब भैया जब पेट भर जाएगा तब तो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट का केस वो होता है कि कम से कम मैं एक तो खाऊंगा। अब ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइटली मेनी आ रहे तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, सर कंसिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंट की कंडीशन ये है कि भैया एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होता है, ज्यादा से ज्यादा तो तुम जितने भी दे दो। अब मार्क्स का बताता हूं, मैं बोल रहा हूं आपसे कि मैं इस बार मैथ्स में एटलीस्ट 98 तो स्कोर करूंगा, एटलीस्ट 98 तो स्कोर करूंगा। अब मैं 97 स्कोर करूंगा क्या, नहीं। 98 तो आना ही चाहिए। अच्छा 99 आएंगे तो मैं मना करूंगा, नहीं। 100 आएंगे तो मैं मना करूंगा, नहीं। तो यहां पर आप समझ रहे हो बात को कि यहां पर एटलीस्ट अगर लग जाता है तो वो नंबर भी आना चाहिए, साथ ही साथ उससे ज्यादा आ सकता है लेकिन उससे कम नहीं आ सकता। एक सोल्यूशन से अगर जीरो सोल्यूशन एक केस में आते, मान लो एक केस में जीरो सोल्यूशन आते तो वो कंसिस्टेंट के अंडर नहीं आता, ठीक है, वो फिर कोई दूसरी कंडीशन बन जाती। लेकिन कंसिस्टेंट बोलता है कि भैया एक सोल्यूशन तो होना चाहिए। अब यहां पर तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं तो ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं सर। तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होगा। ठीक है सर, समझ गए। अब बात को और अच्छे तरीके से समझो, ये भी हो गया। अब आपके पास तीसरी कंडीशन होती है कि भैया अगर a1/a2 बराबर हुआ b1/b2 के पर बराबर नहीं हुआ c1/c2 के, तो यहां पर आपको लाइंस कैसी मिलेंगी, यहां पर आपको लाइंस मिलेंगी पैरेलल। कैसी मिलेगी, पैरेलल लाइंस मिलेगी। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस आपको कैसा सोल्यूशन देगी, जल्दी बताओ। पैरेलल लाइंस आपको कैसा सोल्यूशन देंगे। अच्छा एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, अब बताओ ये जाती जाएगी जाती जाएगी जाती है, भाई दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, दोनों मुंह मोड़ के अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, दोनों मुंह मोड़ के अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, कभी बात ही नहीं होगी इनमें। और कभी अगर बात ही नहीं होगी इनमें तो फिर ये लोग मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे ही नहीं तो सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। जब आप और मैं मिलेंगे, अगर आप प्रॉब्लम में होगे, मैं आपसे मिलूंगा, तब जाके तो अपन सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना चीजों का। अब ये भाई ये तो मिल ही नहीं रही है, ये दोनों तो मिल ही नहीं रही है। अब मिल ही नहीं रही है, दोनों परेशानी में जाती जा रही है, ये भी जाती जा रही है। भैया मिल लो, बात कर लो, सोल्यूशन निकाल लो। अब जैसे कोइंसिडेंट की बात कितनी अच्छी, देखो दोनों मिल गई, सोल्यूशन ही सोल्यूशन मिल गए। अब वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी एक पॉइंट पर मिल गई थी, एक जगह पे मिल गई थी, वहां पर भी अपने को एक सोल्यूशन मिल गया। ये लोग तो मिल ही नहीं रहे, अब मिल ही नहीं रहे मतलब यहां पर क्या होगा, वेरी गुड, नो सोल्यूशन। क्या होगा भैया, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है वहां पर, और एटलीस्ट एक होना चाहिए पर है ही नहीं, है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियरिटी मिल रही है, पक्का पक्का पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा हो गया भैया, ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। एक बार जल्दी से नोट कर लो, पढ़ जल्दी जल्दी नोट कर लो। ये कोइंसिडेंट हो गया, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो भैया, हो गया, देख लिया, पक्का, ठीक है सर, देख लिया। अब बात कर लेते ये वाले क्वेश्चन की जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो हमसे कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है भैया, अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इस प्रॉब्लम से, ऐसी प्रॉब्लम से आप लोग डरते हो और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स का तो ऐसा बेहतरीन तरीका लेके आया हूं ना कि आपने मतलब कि पूरे वर्ड प्रॉब्लम आपको आ जाएंगे। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है कि वो जो प्रॉब्लम है ना वो अपने ऊपर लो, वो प्रॉब्लम अपने ऊपर लो। अब यहां पर जैसे क्वेश्चन है वो समझना आप लोग, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। अब सर इसको अपने ऊपर कैसे ले, अरे लो ना भैया, आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आपका ही गार्डन है, आपका ही गार्डन है।
आपका ही गार्डन है, मैं 3 बार बोल चुका, आपका ही गार्डन है, ठीक है। अब अपने हिसाब से ही लेना है अपने को, ठीक है। अब सर क्या बोल रहा है वो, देखो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। सर एक बात बोले, मैंने बोला क्या सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम नहीं है सर, मालूम नहीं है। मैंने बोला क्यों दिक्कत ले रहे हो, मैं हूं ना, अरे बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, बस तुम लोग मस्त से पढ़ो, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझो, फॉर्मूला रट रहे हो, फॉर्मूला रट रहे हो ना बचपन से फॉर्मूला रटते हुए आ रहे हो, मत रटो अब मत रटो, बड़े हो गए हो, ठीक है। अब इधर समझो, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, चला लोगे ना लेकिन काम, ठीक है सर चला लेंगे। सर ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। और ये किसका है, ये किसका है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन किसका है, अरे आप ही का है, आप ही का, ठीक है। सर इसकी लेंथ कितनी है, अब बात को जल्दी जल्दी बताओ भैया, सर इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसकी लेंथ कितनी है सर, एल है, ठीक है। और सर इसकी ब्रेड्थ कितनी है सर, बी है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है सर, बी है, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है कि नहीं होती, सर एक सेकंड रुको, सर आपने बोला ये रेक्टेंगल हमारा है, तो सर जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। सर स्विमिंग पूल में भी सर ऐसा ही होता है कि सर जितनी लेंथ होती है उतनी ही लेंथ सामने भी होती है सर, ठीक है। सर उस हिसाब से एक बात समझ में आई, मैंने बोला क्या, बोले सर अगर ये एल है तो ऊपर वाला भी तो एल होगा ना, मैंने बोला बहुत बढ़िया, बस पकड़ लिया तुम लोगों ने, बस पकड़ लिया तुम लोगों ने, बहुत शानदार। सर ठीक है, एक लेंथ तो क्लियर हो गई कि सर ये अगर लेंथ होती है तो सर इसके जस्ट सामने वाली भी तो क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। सर आपने इसको बी बोला, बी बोले तो ब्रेड, ठीक है। तो सर इसके सामने वाली ये तो ये भी तो सर क्या होगी, ब्रेडती होगी, ये भी तो ब्रेडती होगी, सेम साइज की होगी, सेम साइज की होगी, तो ये भी क्या हो गई, ब्रेड होगी। अच्छा अब मुझे एक बात समझाओ, एक बात समझाओ, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लो ये आपके पास ABCD है, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये आपके पास क्या है भैया, ABCD है। उलझ ना जाओ इसलिए सुलझा देता हूं, ABCD, ठीक है। अब अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो ना, सिर्फ रेक्टेंगल का नहीं, दुनिया में कोई भी चीज का, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड को क्या कर दो, सम कर दो, क्या कर दो, सम कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स। यार बच्चों को मालूम ही नहीं होता, बच्चों को एकदम बेसिक से अगर चीजें समझा दो ना तो दिमाग में बैठ जाती हैं। आज के बाद मैं वादा करता हूं तुम लोगों से, ये मेरा वादा है ना, कि कभी नहीं भूलोगे इसको, कभी नहीं भूलोगे, और बस तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब है कि भाई एल को प्लस करो, बी को प्लस करो, एल को प्लस करो और बी को प्लस करो। अब अगर साइड की बात करूं सम ऑफ ऑल साइड में, तो सम ऑफ ऑल साइड में आपके पास ए बी आ जाएगा, क्या ए बी प्लस बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस सी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब साइड कौन कौन सी थी, ये देखो, ये थी एक साइड, कौन सी वाली थी, ये थी एक साइड, ध्यान से देखना, ये थी एक साइड, ठीक है, ये प्लस करी, ये थी एक साइड, ठीक है, ये प्लस करी, ये थी एक साइड, ठीक है, ये भी प्लस कर दी, ये थी एल, ये थी बी, ये थी एल, और ये कितनी है, ये है बी। ठीक है सर, समझ गए बात को, बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ गए। अब देखो आपके पास ए बी कितना है सर, वो तो एल है, बी सी कितना है सर, वो तो बी है, अच्छा सी डी कितना है सर, वो तो एल है, और सर डी ए कितना है सर, वो तो बी है, ठीक है। एल और एल 2L, बी और बी 2B, 2 कॉमन निकालोगे तो 2L प्लस बी, 2L प्लस बी, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लोग मुझे निकाल के दिखाना, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना, और बिल्कुल वैसे निकालना जैसे आप लोग निकालोगे इस मेथड से। क्या करना है, स्क्वायर का, स्क्वायर में एक साइड को ले लेना a, अब सारी साइड बराबर होती है, प्लस करके बता देना पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास 2L प्लस बी। एक बार जल्दी से नोट कर लो, कर लिया क्या, पक्का, अच्छे तरीके से, चलो बहुत शानदार। अब हम लोग आते हैं जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, अरे 10 घंटे लगाएंगे एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 10 घंटे लगाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर बैठा देंगे क्वेश्चन को,
है ना, पक्का ना, मानते हो ये बात? ठीक है सर। सर आपसे पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा क्या लगता है कि अंदर से ऐसा लगता है सर कि मतलब क्या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन सर मजा आ जाता है सर, दिल में बैठाते तो आप कंसेप्ट को। आप समझो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब कोई रेक्टेंगुलर गार्डन होगा, ये लो भैया, ये आ गया आप लोगों का रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, नहीं सही बना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है आप लोगों का रेक्टेंगुलर गार्डन। अब इसका क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, विड्थ बोल दो या ब्रेड्थ बोल दो, बात एक ही है, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, ठीक है, इस 36 मीटर, इस 36 मीटर मतलब हाफ द पेरीमीटर बोल रहा है वो, हाफ द पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन का मतलब है कि आप लोग लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दो उसको। चल अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, और बहुत ज्यादा ये भयंकर इजी क्वेश्चन है यार, इजी इजी इजी। सबसे पहले तो क्या करो, आप यहां से मत पढ़ो क्वेश्चन को, आप यहां से पढ़ो, आप ये लाइन पढ़ो बस, आप ये लाइन पढ़ो, whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width। मतलब सर जितनी उसकी विड्थ होगी उससे सर 4 ज्यादा उसकी लेंथ होगी, जितनी सर उसकी विड्थ होगी उससे सर 4 ज्यादा उसकी लेंथ होगी, जितनी सर उसकी विड्थ होगी उससे 4 ज्यादा उसकी लेंथ होगी। सर विड्थ को कुछ ना कुछ तो ले लो पहले, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये विड्थ हो गई और ये कितनी हो गई x, ठीक है। whose length is 4 मीटर, 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, विड्थ तो x है। अब विड्थ से 4 ज्यादा, अगर विड्थ आपकी मान लो कि 6 है तो लेंथ आपकी कितनी हो गई सर, 6 से 4 ज्यादा मतलब 10, तो अभी मैंने विड्थ मानी है x, अब x से 4 ज्यादा, x से 4 ज्यादा मतलब x प्लस 4, ये क्या हो गई उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। मीटर वगैरह भी लगाते रहना कि भैया x मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ आपकी काय में आएगी, मीटर में ही आएगी, x मीटर, और जो उसकी लेंथ हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी x प्लस 4, ये भी मीटर में रहेगी। डायग्राम के हिसाब से ही समझा रहा हूं। अब बात को समझो, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितना, 36, हाफ द पेरीमीटर अब हाफ द पेरीमीटर का क्या मतलब है, पेरीमीटर का आधा, क्या बोल रहा हूं मैं, हाफ द पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का, पेरीमीटर होगा कुछ ना कुछ उसका आधा, हाफ द पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का आधा, वो कितना है हमारे पास 36, ठीक है, 36 क्या मीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात को ध्यान से समझो, ये 2 चले जाएगा राइट साइड में, 2 चले जाएगा राइट साइड में, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 72 मीटर। अब सर पेरीमीटर का तो फॉर्मूला हमें मालूम है, ये पेरीमीटर किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगुलर गार्डन की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हमें मालूम है सर, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2l प्लस बी, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस बी, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, whose length is 4 मीटर more than its width,
अब अगर आपकी विड्थ हमने x मानी तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, x से 4 ज्यादा, ठीक है। अब पेरीमीटर हमारे पास कितना होता है, 2l प्लस बी। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक रिलेशन पीछे से आया, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 72 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपके पास 2l प्लस बी। क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 72। ये बात पक्की है कि नहीं है, पक्की है सर। अब देखो सर 2, सर l कितना है, l बोले तो लेंथ कितना है सर, लेंथ है आपके पास x, लेंथ है आपके पास x प्लस ब्रेड्थ कितनी है सर, ब्रेड्थ है आपके पास सर x प्लस 4, ब्रेड्थ कितनी है सर, x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू सर 72, ठीक है। सर ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, और सर x और x हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू सर ये हो जाएगा 72/2, सर आ जाएगा यहां से 36, सर 4 राइट साइड में जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस का 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, यहां पर 32/2 मतलब सर 16, तो x कितना आ गया आपके पास 16। मतलब कि मान लो ये आपके पास क्या है, विड्थ आपने x मानी तो लेंथ आपके पास कितनी हो गई, ऐसे ऐसे देखो, विड्थ हम लोग कितनी ले रहे हैं, विड्थ हम लोग ले रहे हैं y, और y बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, जो लेंथ और ब्रेड्थ थी अपने पास, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हम लोगों ने कितनी कितनी मान ली थी, एक स्टेप इसको और खींच देते हैं ताकि कंसेप्ट की क्लियरिटी मिल जाए, और कुछ नहीं। यहां पर 2 l कितना था हमारे पास, लेंथ हम लोगों ने y मान लिया था, लेंथ हम लोगों ने कितना मान लिया था, y, ठीक है, प्लस अब ब्रेड्थ कितना था अपने पास, ब्रेड्थ था अपने पास x इज इक्वल्स टू 72। अब यहां पर y की जगह पे हम लोगों ने कितना डाला, y की जगह पे हम लोगों ने डाला लेंथ था x प्लस 4, ठीक है ना, लेंथ कितना था हमारे पास x प्लस 4, और ब्रेड्थ कितना था हमारे पास x, तो x और x 2x हो गया प्लस का 4 हो गया। समझ में आ गई बात, पक्का, बढ़िया तरीके से, ठीक है सर। अब इतना काम हो जाने के बाद, इतना काम हो जाने के बाद आप लोगों ने x फाइंड कर लिया, x का मतलब आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, विड्थ फाइंड कर ली। देयरफॉर या सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज कितना मीटर, 16 मीटर। क्यों 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 क्यों, देखो क्योंकि विड्थ आप लोगों ने क्या मानी थी, x मानी थी, x मीटर, तो x तो आपके पास 16 आ गया, मतलब ये कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब सर विड्थ आ गई, अब सर लेंथ कितनी थी हमारे पास, देखो लेंथ कितनी थी आपके पास, y बराबर x प्लस 4, y बराबर कितना x प्लस 4, ठीक है, और लेंथ कितनी थी आपके पास, लेंथ को आप लोगों ने लिया था y, और y का मतलब था यहां पर x प्लस का 4, ठीक है। अब x आपके पास कितना आ गया, x तो आ गया आपके पास 16, तो y आपके पास कितना आ गया 16 प्लस में 4 बोले तो आपके पास 20 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशंस आपके पास आ गए, क्या कि लेंथ आपके पास आ गई और आपके पास ब्रेड्थ आ गई। विड्थ आपके पास कितनी आ गई 16 मीटर, देखो इधर लिख देना थोड़ा सा लास्ट में अपने शब्दों में कि भैया लेंथ आपके पास आ गई 20 मीटर और विड्थ आपके पास कितनी आ गई 16 मीटर। और ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच कैसे, क्योंकि उसने बोला था, उसने क्या बोला था कि भैया जो आपके पास लेंथ है ना वो 4 ज्यादा होगी उसकी विड्थ से। अब लेंथ 4 ज्यादा उसकी विड्थ से मतलब विड्थ आ रही है 16, अब उससे 4 ज्यादा करो तो 20 उसकी लेंथ आ रही है, मतलब बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हो गया पक्का, देख लिया, हो गया बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये भी हो गया इसका सोल्यूशन, समझ में आ गया, ठीक है। तो डायमेंशंस इसके निकालने थे, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी। लेंथ आप लोग समझ ही गए कि ये थी इसकी लेंथ और ये थी इसकी विड्थ, तो ये दोनों बढ़िया तरीके से क्या कर दिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, हो गया काम खत्म हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ जरा आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है भैया, कैसे डील करोगे ये वाले क्वेश्चन से, एक बार पढ़ लो, पहले खुद पढ़ो, खुद पढ़ लो एक बार, ठीक है। मैं जब तक आप ही के साथ इसको देखता हूं, ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा, चलो मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ो।
देखो दिया हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 is equals to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair is formed is आपका क्या intersecting lines, parallel lines और coincident line। चीज समझ में आई कि आपको क्या दे दिया, उसने एक लीनियर इक्वेशन दे दी, आपको उसने एक लीनियर इक्वेशन दे दी। अब आपको एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसमें कि ये जो फॉलोइंग कंडीशंस है ना ये सेटिस्फाई कर जाए, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक इक्वेशन तो दी हुई है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो कंडीशन समझो इंटरसेक्टिंग की होती क्या है। देखो फर्स्ट हम लोग समझ रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ग्राफ पे हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। अब आप लोग एक बात को समझो, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है। सर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिमाग में क्या बैठा लेना, दिमाग में बैठा लेना सर की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है सर, a1/a2 कभी भी हमारा बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, अब सर एक तो आपके पास क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है सर, अब आपको एक इक्वेशन और बनानी है, एक इक्वेशन और बनानी है, एक इक्वेशन और बनानी है, एक इक्वेशन और बनानी है जिसमें कि जब आप a1/a2 निकालो वो कभी भी बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के। तो a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के, आपको एक ऐसी इक्वेशन और बनानी है। तो बहुत ज्यादा आसान है, मैं एक काम करूंगा कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक a2 मेंबर ले लूंगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू, अब b1 मेरे पास है 3, b1 है मेरे पास 3। ठीक है, तो मैं नीचे ले लूंगा 4, तो कभी भी ये दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। मतलब मैंने a2 क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो मैंने अपनी एक इक्वेशन बना दी 3x। माइनस लगाओ प्लस लगाओ, चलो लो प्लस लगाया। अब यहां पर 3 है तो मैं क्या लूंगा भैया, 4 ले लूंगा। आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हो, कुछ भी इक्वेशन ले सकते हो। माइनस मैंने यहाँ पे 64 ले लिया, लो भैया बराबर 0। ये मैंने एक इक्वेशन बना दी। अरे ऐसी एक क्या आप 10 इक्वेशन, अरे 10 क्या बोल रहा हूं, उसको क्या कहते हैं कि बहुत सारी इक्वेशन, हाँ हाँ क्या बोलते हैं थोड़ा बताना। इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर क्या इक्वेशन, बहुत सारी नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। समझ गए बात को कि 3x + 4y - 64 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर फुलफिल द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। खत्म बात, समझ गए बात को, समझ गए। सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट जो गिवन थी, ये फर्स्ट जो गिवन थी, ये सेकंड जो हमने फॉर्म करी, और ये हो गया इसका आंसर। आसान है, पक्का ना। ठीक है सर, अब मुझे जरा बताओ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में सोल्यूशन कितने होते हैं। आजा भैया, अब आ गया KTQ। ये जब KTQ आता है तो बच्चों को रुला देता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं रुलाता। अब मैं पूछ रहा हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस के, इंटरसेक्टिंग लाइंस में सोल्यूशन बताओ कितने होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, जल्दी 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 जल्दी। CS में बताना, CS में बताना। ठीक है, फर्स्ट में बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पक्का बता दोगे? ठीक है, चलो ये चीज तो हो गई सर, फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अब सर सेकंड वाला समझ लेते हैं। अब कौन सा समझ लेते हैं, सेकंड वाला समझ लेते हैं। अब सेकंड वाला जब तक बनाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बनाओ 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 बनाओ, बना रहे हो। सेकंड है पैरेलल लाइंस का, काय का, पैरेलल लाइंस का। ठीक है सर, अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है सर? पैरेलल लाइंस की कंडीशन में भूल रहा हूं क्या सर? सर a1/a2 बराबर सर b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अरे मैंने बोला सही हो, आप बस थोड़ा क्या कॉन्फिडेंस से बोलो,
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it's not equal to c1 upon c2। ये हो गई पैरेलल की कंडीशन। अरे अरे अरे, इसको मैं छुपा देता हूँ, इसको छुपा देता हूँ, क्योंकि अभी केटीक्यू में मैंने यही क्वेश्चन पूछा है। इसको छुपा देता हूँ। दिख तो नहीं रहा सर? कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो आगे बढ़ा। ठीक है भैया, बहुत शानदार। अब ध्यान से, केटीक्यू में भैया सीएस में देना, देख के मत देना। ठीक है, ठीक है सर। अब पैरेलल की कंडीशन समझो। पैरेलल की कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब अपने को एक इक्वेशन तो उसने फिर से दे रखी है, यही इक्वेशन है जो सबके लिए अपने को दूसरी बनानी है एक। ठीक है, तो एक तो हो गई 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब क्या आ रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, पर बराबर नहीं आ रहा c1 अपॉन c2 के। अब एक चालाकी समझो यहां पर, एक चालाकी समझो यहां पर कि मैं चालाकी क्या करूंगा, मैं 2x का डबल कर दूंगा। मैं 2x का डबल कर दो या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो। क्या कर रहे हो? 4 गुना कर रहे हो? चलो 4 गुना करो, 4 गुना करो जरा इसका। तो 2 4 जा 8। इसका 4 गुना का मतलब है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8x। इसको इसका भी 4 गुना करो, 3 4 जा 12, 12y। बस इसका 4 गुना मत करना, इसका 4 गुना मत करना। इसमें यहां पर कुछ भी लिख दो, नंबर मैंने लिख दिया 13 लिख दिया अपने मन से। अब जब आप ये कंडीशन बैठाओगे तो सेटिस्फाई कर जाएगी। क्यों? क्योंकि समझो 2 अपॉन 8, यहां पर देखना, यहां पर देखना, a1 कितना है 2, a2 कितना है 8, और वो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के 3 अपॉन 12। काटो जरा सर, 2 1 जा 2, सर 2 4 जा 8, सर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आया? आया ना, क्योंकि हमने इसी का 4 4 गुना बढ़ा दिया। और ये देखो, ये कभी भी इट इज नॉट इक्वल्स टू -8 बाय -13, -8 बाय माइनस का 13, 8 अपॉन 13 के ये बराबर है ही नहीं कभी भी। समझ रहे हो? ऐसी चालाकियां समझ रहे हो? पक्का पक्का, किसी को बताना मत, किसी से शेयर मत करना, ही है ना, अपने अपने बीच में ही रखना। ठीक है सर, अपने बीच में ही रखेंगे। वैसे सर दोस्त थे, चलो ठीक है बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? क्या कर दिया हम लोगों ने? 4 गुना कर दिया इसका। आप 6 गुना कर सकते हो, 7 गुना कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपको सिर्फ यही दोनों इक्वल लाने, तो इसी दोनों का 4 4 गुना या 5 5 गुना जो भी कर रहे हो ना। अच्छा एक बात और, अगर आप इसका 4 गुना कर रहे हो ना, तो आपको इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं इसका 3 गुना कर रहे हो और इसका 4 गुना कर रहे हो, नहीं, इसका 4 गुना मतलब इसका भी 4 गुना। समझ गए बात को? समझ गए सर। और इसको कुछ भी एक अलग ले लेना या सेम ही ले लेना, हटाओ सेम ही ले लेना। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गई किसकी भैया? पैरेलल की कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है पैरेलल। अब पैरेलल में जरा मुझे ये बताना आप लोग कि आपका सोल्यूशन यहाँ पर कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है। इन केस ऑफ पैरेलल क्या होता है आपके पास? कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कहां पर दोगे? सीएस में। समझ गए? पैरेलल की कंडीशन में आपके पास जो कंसिस्टेंसी आती है या इनकंसिस्टेंसी आती है, वो कैसे आता है? मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है? वो आप मुझे कहां बताओगे? सीएस में। बोले तो कमेंट सेक्शन। ठीक है सर, पैरेलल का हो गया, एक बार जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं। अब आ गया हमारे पास क्या? पैरेलल। पैरेलल हो गया। अब पैरेलल के बाद आ गया हमारे पास कौन सा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट ही है ना, देख लो एक बार। कोइंसिडेंट में भी सेम मेथड अपनाना है अपने को, सेम टू सेम, ज्यादा बात ही नहीं करनी। कोइंसिडेंट में सेम मेथड। देखो इसको क्यों भूल जाते हैं अपन हटाना। क्या बताना है अपने को? कोइंसिडेंट बताना है ना। अब कोइंसिडेंट में बात को समझो कि कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है सर। कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है सर b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर होता है सर हमारा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, मतलब यहाँ पर तीनों ही रेशियोज कोफिशिएंट के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। और ये आपका c1 अपॉन c2 कांस्टेंट कहलाता है। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इक्वेशन दी है वो दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन क्या दी है सर? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब एक बहुत ज्यादा ध्यान से बात को समझो। एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिनके रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब
सेम टू सेम काम करो, सेम टू सेम। बस वहां पर क्या करा था, इसका 4 गुना नहीं करा था ना, इसका भी कर देना आप। तीनों इक्वेशन से आप लोग कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो मेरे पास क्या रास्ता है, अपन इनको थोड़ा उलझाते हैं। कैसे सर, अपन एक काम करते हैं, इनका 6 गुना कर देते हैं इस बार। 6 गुना, 6 गुना बोले तो सर 2x का भी 6 गुना बोले तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 12x प्लस सर 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना, 18y है ना। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 बराबर 0। अब जब आप यहां से निकालोगे ना, इस कंडीशन को फुलफिल करोगे ना, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। करके दिखाऊं? करके दिखाओ सर। चलो भैया करके दिखा रहा हूं, आ जाओ। a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 12, ये बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 मतलब 3 अपॉन 18 के। ये बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 मतलब -8 अपॉन -48 के। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 1/6। 6 को बाहर क्यों लटका दिया हमने? 1/6 1/6 1/6, तीनों बराबर आ रहे हैं क्या? तीनों बराबर आ रहे हैं सर, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड इक्वेशन ये बन गई। जल्दी से चेक कर लो एक बार। चेक कर लिया? सही आ रहा है? श्योर हो? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई भैया? रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। कौन सी वाली? जो हमने बनाई है। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड वाले केस में आप मुझे क्या बताओगे? थर्ड वाले केस में क्या पूछे बच्चों से? चलो दोनों बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बताना मुझे, किसके? कोइंसिडेंट के नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी, साथ ही साथ ये बताना कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, समझ जाओगे ना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पक्का ना? ये KTQ है, KTQ बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चंस। ठीक है, पक्का? ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि अपन लोगों ने कोइंसिडेंट लाइंस का भी देख लिया। हो गया क्या? श्योर हो आप लोग? पक्का? पक्का सर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया, अब हमारे पास आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। ये आपको लग रहा है वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाना है। सबसे पहला काम ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, बस यही तक समझो। अभी क्वेश्चन को आप लोग यहीं तक समझो, यहीं तक पढ़ो और यहीं तक करो पहले तो, क्योंकि ग्राफ डिटरमाइन करना है दोनों का। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ एक मस्त सा अपन, अरे देखना मत देखना मत देखना मत, KTQ का सॉल्यूशन है। हाँ बहुत अच्छा, आगे बढ़े। चलो भैया बढ़िया, सब पहले तो पेन ले लो, ये ले लिया पिंक कलर का। एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 11 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है ना। अब इन दो इक्वेशन का अपने को लगाना पड़ेगा क्या? खेल। कैसे सर? अरे वही काम करना है, वही काम करना है। भूल गए क्या सर? भूल गए, थोड़ा सा याद दिलवाओ ना। अरे यार ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? याद करो, दो डब्बा बनाते थे, एक ये वाली इक्वेशन का, एक ये वाली इक्वेशन का, फिर अपन डब्बे में 0 0। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी से ग्राफ बनेगा, उसी से क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहला काम डब्बा बनाना है। कितना? 2। ठीक है सर, 2 डब्बा बन गया। सर ये वाला जो डब्बा है ये वाली इक्वेशन का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का। ठीक है सर, इसमें हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए कि अपने को सबसे पहले लेना क्या होता है? x और y। एक बार x की जगह पे क्या लेना होता है? 0, तो y की वैल्यू आ जाती है, और फिर एक बार y की जगह पे 0 लेना होता है तो x की वैल्यू आ जाती है। यही होता है ना? यही होता है सर। तो सर जब हमने x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन के लिए लिया, तो सर ये हो गया 0 माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0,
प्लस का 1 सर जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 1, उस हिसाब से माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट गया, वाई आ गया 1। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब जब आपने y बराबर 0 लिया इस इक्वेशन के लिए, तो y बराबर 0 लिया, +1 बराबर 0, प्लस का 1 जब राइट साइड में गया तो हो जाएगा माइनस का 1। x कितना आ गया आपके पास, माइनस का 1 आ गया। सिंपल सी बातें चल रही हैं, पक्का ना, ज्यादा उलझन तो नहीं है? नहीं है सर, बहुत बढ़िया तरीके से बातें चल रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हमें क्या समझ में भी आ रही हैं। आजा अब सेकंड इक्वेशन, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। एक बार आपको क्या करना है, x बराबर 0 लेना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y बराबर 0 लेना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलो आ जाओ, x बराबर 0 लो तो 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0, माइनस का 12 राइट साइड में, ये तो खत्म हो गया, तो 2y बराबर 12 हो गया और y बराबर यहां से कैलकुलेट करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है सर, इसका बढ़िया तरीके से आ गया समझ में। अब इसका समझो जरा, y बराबर 0 जब आपने इस इक्वेशन के लिए रखा, 2 × 0 - 12 बराबर 0, y बराबर 12 जब आपने इस इक्वेशन के लिए रखा तो ये पूरा हो गया 0। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, 12/3, 3 4 = 12, 3 4 = 12। समझ गए बात को, समझ गए क्या बात को, बढ़िया तरीके से, पक्का। y बराबर 0 रखा तो 3x बराबर 12 और x बराबर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। बात को बहुत अच्छे तरीके से सर हम लोग समझ गए। अब जैसे ही आप लोग बात को समझ गए तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास हो गया काम शुरू। काम क्या कि सर इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के लिए क्या फॉर्म करना है, ग्राफ फॉर्म करना है। चलो आजा भैया ग्राफ फॉर्म करते हैं हम। ये हो गई एक तो, और एक हो गई ये। ठीक है, अरे 3 भाई साहब आप इधर क्यों आ गए, आप तो इधर थे। क्लियर है भैया, क्लियर हो गया, पक्का। आगे बढ़े, बढ़ते सर। अब बनाना है ग्राफ, और ग्राफ से जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, डोंट वरी, घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास ओरिजिन 0, ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, थोड़ा पास ले लो पहले इस बार। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x तो वैसे ज्यादा गया नहीं है तो इतना चल जाएगा। y गया है 6 तक, y को लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, और ऊपर तक इसको ले लो तो 7 एक ले लो। ठीक है, अब माइनस में लेके आओ x को, ये हो गया -1 -2। मैं तो आपको फिर से यही चीज बोलूंगा कि ग्राफ से आपका यहां पर अच्छे से नहीं बन पाएगा, यहां पर ग्राफ अच्छे से नहीं बन पाएगा, यहां पर थोड़ा अराउंड बनेगा, लेकिन ट्रायंगुलर रीजन थोड़ा बहुत अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग घर पे ट्राई करना, ग्राफ पेपर पे बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4। चलो ठीक है, इतना x में काफी है। ये हो गया y। अब यहां पर y अपन बनाते नेगेटिव में, ठीक है, जो कि ज्यादा जरूरत नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा बना दो। -1 -2 -3 -4। चलो ठीक है, इतना काफी है, y डैश हो गया। अब जरा पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस देना और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। पहले इस इक्वेशन का हम लोग क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। इस इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -1। तो ये लाइन जल्दी से बना दो, ये लाइन क्या करो भैया, जल्दी से बना दो। अरे ये कैसे हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो ये बन गई एक लाइन हमारे पास। कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x - y + 1 = 0। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। x बराबर 0 पे y बराबर 6, x बराबर 0 पे y बराबर 6, ये रहा।
y बराबर 0 पे x बराबर 4, y बराबर 0 पे x बराबर 4, ये रहा। क्लियर हो गया? थोड़ा यहां पे ले ले तो लो, यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा येलो लाइन से इसको जोड़ दो भाई। ये हो गया। अब यहां पर ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। अब ट्रायंगुलर रीजन कैसा बन रहा है वो समझो ध्यान से। उसने जो हमसे ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म करने को बोला है वो समझना ध्यान से। ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन कौन सी इक्वेशन है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और जो ये रेड लाइन है ये किसकी है? ये है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां तक का क्वेश्चन तो बन गया, ग्राफ बन गया। अब वो बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। अब इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। आपको नजर आ रहा है क्या? आपको नजर आ रहा है क्या ट्रायंगल? थोड़ा जल्दी बताओ मेरे को, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो बताओ बस। नजर आ रहा है? श्योर हो आप लोग? कहीं आपको वो यही तो नजर नहीं आ रहा? यही तो नजर नहीं आ रहा क्या? यही है क्या वो ट्रायंगल? देखो भैया जल्दी बता दो, यही है क्या वो ट्रायंगल? कि भैया ये दो लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या वो यही है? बिल्कुल सर, ये वही है। अब ये तो है। अब उसने हमसे पूछा कि भैया इनके क्या बताने? कोऑर्डिनेट्स बताने। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा इनका, एक कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा और एक कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस का मतलब है कि एक ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल के वर्टाइसिस। अब एक ट्रायंगल अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, चलो अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल के वर्टाइसिस कौन होते हैं? ये होते हैं, ये पॉइंट को आप वर्टाइसिस बोलते हो। तो आपको ये बताना है, ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट। अब यहां पर कॉर्नर पॉइंट तो आपके पास आ रहा है एक कितना? 4,0। ये पक्की बात है 4,0, क्योंकि x का मेंबर है यहां पर और y यहां पर है ही नहीं। भैया x की जगह पे आप बताओ, आपके घर में मैं रह सकता हूं? नहीं सर, आप अनजान हो हमारे लिए। लेकिन सर आप वैसे तो जाने हो हमारे लिए, लेकिन सर आप अनजान हो हमारे लिए, लेकिन सर आप हमारे घर में नहीं रह सकते। पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, पर ठीक है, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। चलो ठीक है, यहां पर छोड़ दो। कोई दूसरा व्यक्ति जिसको आप जानते ही नहीं हो, क्या वो आपके घर पे रह सकता है? नहीं रह सकता। सर घुसने भी नहीं देंगे। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई कहां से आएगा? एक्स एक्सिस पे वाई कहां से आएगा? नहीं आएगा, तो वाई 0 हो गया। ठीक है सर, यहां पर जरा समझो, मैंने बोला समझाओ। सर यहां पर भी x कितना है? -1 और y यहां पर भी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इसकी बात समझो, ये वाले पॉइंट की। तो ये वाला कोऑर्डिनेट लगभग जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये पॉइंट को सबसे पहले आप लोग कहां ले जाना? नीचे ले जाना। x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप लोग लिख देना x की वैल्यू जो भी आएगी, और यहां पर ले जाना बिल्कुल लेफ्ट साइड में y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू लिख देना। ठीक है, तो यही होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। अभी मैं यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। ABC आपका क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से? यहां पर x और y आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इसी डॉट जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, बिल्कुल नीचे जाओगे तो 2 आ जाएगा। शायद जहां तक मुझे 2 ही आएगा, और यहां पर 2.5 तो नहीं आने वाला, ये हो सकता है पॉइंट्स में भी आ जाए, है ना। एक बार देख लेना आप लोग, पक्का 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 पक्का। मैं बता ही दूं क्या लगे हाथ कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे? चलो मैं बता ही देता हूं। y आ जाएगा यहां से x+1, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर उठाएं, अभी जो मैं कर रहा हूं ना उस पर ध्यान मत देना, सब्स्टिट्यूशन का मेथड है ये। x+1 बराबर y, तो y की जगह पे जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 3x + 2 × x+1 -12 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x + 2x + 2 -12 बराबर 0। ये हो जाएगा 5x -10 बराबर 2, x बराबर 2 आएगा, और x बराबर 2 आ गया मतलब y बराबर 3 आएगा। ये पक्की बात है।
ये पक्की बात है कि x2 y3 आएगा, x2 और y3 ही आएगा। अरे इक्वेशंस को हमने क्यों रब कर दिया? ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक मस्त सा अगर काम हो रहा है तो हम लोग उसको करके देख लेते हैं। x2 और y3 आएगा, तो 2 को हम थोड़ा सा यहां शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और y आपके पास 3 आएगा। y कितना आएगा? y आएगा 3। क्लियर हो गई बात? x2 आएगा और y 3 आएगा। तो ये आ गए आपके वर्टाइसेस 2 3 4 0 -1, 0। ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? पक्का? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त तरीके से समझ लिया, और सर शेड द ट्रायंगुलर रीजन हम लोगों ने शेड भी कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से सर समझ में आ गया। यही था क्वेश्चन, है ना? यही था। लिख देना कि ABC is required triangle in which आपके पास in which vertices are क्या क्या है? 2 3, A है 2, 3, B है आपके पास -1, 0, और C है आपके पास 4, 0। ठीक है, समझ गए? पक्का? ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। एक बार जल्दी से देख लो भाई, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज खत्म ही हो गई इसके बाद। आ गया समझ में? पक्का ना? ठीक है, बस तो बस हो गया हमारे पास ये चीजें खत्म। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करे, तो आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, जो कि आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं YouTube पे सिंपली आपको मैग्नेट ब्रेन्स डालना है, आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर सारे ही टीचर के सारे कंटेंट अवेलेबल है। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको नजरें जमा के रखनी है, क्योंकि वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट आता है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया तो, ठीक है। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। इसी के साथ हम लोग आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।